वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज बताने वाले हैं। देखो, टाइम बहुत कम रह गया है आपके पास, बहुत थोड़ा सा टाइम है। अब एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल सर पर ही एग्जाम। अब आपका जो टेंशन का लेवल है वो बढ़ गया है, एकदम अपने पीक पर, एकदम हाई लेवल हो गया है। तो अब इस टेंशन को करो रिलीज और ध्यान से देखो, हमारे साथ साथ ये समझो कि कैसे आपको 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, वो भी एसएसटी में। एसएसटी बड़ी दिक्कत देता है कभी कभी सब्जेक्ट। इतना ज्यादा कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा हमारा, सबके मन में ये सवाल घूम रहा है। इन सारे सवालों के आंसर्स लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, कैसे याद रहेगी मैम, मुझे सब बच्चे यही पूछते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एकदम गहरी सांस लीजिए, शांति से, और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको एसएसटी में 90 प्लस मार्क्स लाने का एकदम अच्छा तरीका बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, बाकी पूरी बुक छोड़ देनी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसा मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से करना, स्मार्ट वर्क जरूर करना है। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, मार्क्स आप सबको पता है, आप आजकल की जनरेशन के बच्चे बिल्कुल अच्छे से अवेयर हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से तैयारी करें। तो मार्क्स आप सबको पता है, उस लिहाज से आप अपने टॉपिक्स को कीजिए डिवाइड कि किस टॉपिक को हमें टाइम देना है, किस टॉपिक्स में से सिर्फ हमें फैक्ट्स निकालने हैं, किस टॉपिक में से स्टोरीज याद करनी है। जैसा मैंने आपको कहा था, हिस्ट्री और जो ये सब्जेक्ट है एसएसटी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना कम लिख के कितना ज्यादा याद रख पाते हो। याद रखने का मतलब ये नहीं है कि सारा सारा लोड जो दिमाग पे एसएसटी का ही डाल दो। याद रखने का मतलब है उसको स्मार्टली चुटकियों में याद रह जाए, इस तरीके से उसका वर्जन बना दो आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी इस बुक में जो आपके आने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखो, याद आपको सारे करने हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि कितने कम टॉपिक्स में को आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो, ताकि आपके मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। टाइम बहुत कम रह गया है, प्रेशर आप पर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे तरीके बता दिए जाएंगे कि जो टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं उनको भी किस प्रकार आप स्मार्टली तैयार कर सको। हार्ड वर्क तो करना ही है, खैर स्मार्टली कैसे उन टॉपिक्स को आप कवर कर सकोगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि पेपर करने का अच्छा सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखो, कई बार हमें याद भी होता है, हम समझ भी जाते हैं उस चीज को, लेकिन लिख नहीं पाते। लिख भी देते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि सामने वाला उससे इंप्रेस नहीं होता। तो हम आपको वो तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप पेपर को ऐसे अटेंड करो कि जहां आप 70 प्लस गेन करने वाले हो, वहां आप 85 प्लस गेन कर पाओगे। तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, इसमें आपके लिए वो सब कुछ है जिसको आपको जानना चाहिए अब एग्जाम टाइम पर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो ऐसे टॉपिक्स जिनको आप अच्छे से कवर भी कर लो और जो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपका चैप्टर 1, 2, 3 तीन चैप्टर मिला के जो है 18 मार्क्स गेन करते हैं। 3 चैप्टर से 18 मार्क्स, और बड़े क्वेश्चंस का आने का चांस इन 2 चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा है। तो आप इसको इस तरह से तैयार करो कि अच्छे से इनकी सारी स्टोरीज, जो भी घटनाएं हैं, उनको पॉइंट वाइज लर्न करोगे और लिखोगे तो 18 मार्क्स इन चैप्टर्स में से आ रहे हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपके एसएसटी का सबसे मेन पार्ट है, उसमें से टोटल 15 मार्क्स तो इन 2 चैप्टर्स में से ही गेन हो रहे हैं। सिर्फ 2 ही चैप्टर, छठा और सातवां, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार है, इन 2 चैप्टर्स में से ही 15 मार्क्स बन रहे हैं। और बच्चों, एक बहुत ही शानदार बात यह है कि इन 2 में से अगर आप एक भी चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेते हो और उसके बाद में दूसरे चैप्टर का सिर्फ उसके साथ कंपैरिजन करते हो, तुलना करके देख लेते हो ना, तो आपको दोनों चैप्टर याद हो जाएंगे। हमने जो वीडियोस बनाए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए 6th और 7th चैप्टर के, अगर आपने अच्छे से देख लिए हो तो शायद आपको बहुत ही शानदार तरीके से वो लर्न हो जाएंगे। एक भी चैप्टर अगर आपको अच्छे से याद है तो आप दूसरा चैप्टर अपने आप कवर कर सकते हो। यानी कि 15 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर में से कवर हो रहे हैं।
फिर ज्योग्राफी के 2 चैप्टर 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 ही चैप्टर और 8 मार्क्स कवर हो रहे हैं और उनमें भी हमने आपको अपने वीडियोस में बता दिया है एकदम पॉइंट वाइज किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से उन टॉपिक को कवर करना है। इकोनॉमिक्स में 16th और 18th 16वां और 18वां चैप्टर दोनों मिला के 11 मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि 16 और 18 2 चैप्टर जो आपको पॉइंट वाइज बताए जाएंगे बिल्कुल, वो अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो 11 मार्क्स उन 2 चैप्टर में से आ रहे हैं। और उसके बाद में रोड सेफ्टी और क्लीनलीनेस जो कि आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है और 2 + 2 4 मार्क्स सीधे सीधे आ रहे हैं। अगर आप एक बार सिर्फ पढ़ ही लेते हो उस टॉपिक को तो आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, उसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि मैप, जो कि 5 + 5 10 मार्क्स कंसिस्ट करेगा। जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो मैप आएंगे वो 3rd चैप्टर में से, हिस्ट्री का 3rd चैप्टर और ज्योग्राफी के 10th चैप्टर में से आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कहीं से भी आएगा ही नहीं, हो सकता है कि उनमें से भी 1-2 पॉइंट्स दिए जाए, लेकिन इन 2 चैप्टर्स को मैप के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और पूरे 10 मार्क्स आपके मैप्स में से कंसिस्ट किए जाएंगे। 10 मार्क्स आप गेन कर लोगे अगर आप मैप अच्छे से भरते हो। और आपको ट्रिक के साथ चुटकियों में मैप किस तरह से फिल करना है ये तो हम बता ही रहे हैं। आगे भी मैप की जो भी वीडियोस निकल रही है बहुत ध्यान से देखना, आपको मैप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको हमारे साथ साथ याद हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज चैप्टर वाइज लर्न करते हो तो आप 80 में से 100 में से नहीं 80 में से 65+ तो चुटकियों में गेन कर लोगे। सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर आपके लर्न करने के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं सॉल्यूशन आपकी दूसरी समस्या का। दूसरी समस्या क्या है? तैयारी कैसे करें। बार बार कह रही हूँ, टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर को रिलीज करो और शांति से ध्यान रखो कि किस तरह से तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया तरीके हैं तैयारी करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप मुख्य बिंदुओं को देखो। देखो, अब इतना टाइम नहीं कि आप पूरी किताब को रट्टा मार सको या फिर पूरी किताब अपने दिमाग में एब्जॉर्व कर सको, ऐसा तो वैसे भी नहीं हो सकता, चाहे पूरे साल पढ़ लो आप। तो तैयारी करो मुख्य बिंदुओं से। जो भी जहां भी आपको लगता है कि पूरा वर्णन करना है तो वर्णन को स्किप करो और उसके जितने मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट्स हैं, उनके अनुसार याद करो। जब आपको पॉइंट्स याद हो जाते हैं और जब आप पॉइंट से लिखते हैं तो आपके जो प्रॉपर आंसर आने की संभावना है वो 90% हो जाती है। तो यानी कि मुख्य बिंदु जितने हैं वो याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल है छोटा सा कि अगर आप सिविक्स में पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, तो राष्ट्रपति के मुख्य बिंदु याद रखो कि उसकी शक्तियां क्या क्या है, और वही आगे जाके आपके 2nd चैप्टर में राज्यपाल के हो जाएंगे मुख्य बिंदु। तो अगर आपको मुख्य बिंदु याद है तो उसके बाद में आप आराम से लिख सकते हो कि कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, कानून की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, है ना। तो आपको आराम से मुख्य बिंदु के साथ साथ दिमाग में स्टक हो जाना चाहिए कि हाँ ये मुख्य बिंदु है और इसमें ये लिखना है। बस आपको फिर बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं रहती अगर आप बिंदुओं से पढ़ाई करते हो। दूसरा, आप टेबल बनाओ उस चीज को। जहां हम फैक्ट्स और डेटा याद करते हैं वहां होता क्या है, अगर आप उनको वर्णन के रूप में याद करोगे तो सारा साफ हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दिमाग से, समझ में नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। तो छोटी सी, जब अपन पढ़ रहे थे खाद्यान्न फसलों को या तिलहन फसलों को या व्यावसायिक फसलों को, तो आपने देखा होगा मैंने टेबल से पढ़ाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज अगर व्यवस्थित तरीके से लिखी होती है तो वो सिर्फ हमारी आंखों को अच्छी नहीं लगती, वो हमारे दिमाग में छप जाती है ना। तो छाप लो अपने दिमाग में जितनी भी फैक्ट और डेटाज हैं, उनको टेबल बनाओ और दिमाग में छाप लो अच्छे से। उनको फ्लो चार्ट के रूप में लिखो। ये फ्लो चार्ट काम कहाँ आते हैं? ये फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा काम आते हैं आपको हिस्ट्री याद रखने में और सिविक्स याद रखने में। फ्लो चार्ट का मतलब है कि आप कुछ जब भी कोई वर्णन याद कर रहे हो तो उसके मेन जो चीजें हैं उनको लिखो और एरोज इधर से उधर घुमाते जाओ और बीच की कहानियां सिर्फ याद रखो। छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि आपको नागौर दरबार याद रखना है। नागौर दरबार लिखा, उसके चारों तरफ फैक्ट्स लिख लो कि इन राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी, नागौर दरबार के समय ये राजा वहां आए थे, ये इस समय लगा था। तो अगर चारों तरफ फैक्ट लिखा हुआ है और वो फैक्ट एक ही चीज के सामने आजू बाजू घूम रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? वो एक फ्लो चार्ट है। तो हिस्ट्री और सिविक्स याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्लो चार्ट बनाओ।
एक फैक्ट को लिखा और एरोज लगा लगा के उसको ऐसे पॉइंट्स के साथ फिल कर दो और बाकी की जो कहानी है वो अपने दिमाग में याद रखो। और सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिक्स को फैक्ट्स के साथ याद करो या फैक्ट्स को ट्रिक के साथ मिला के याद करो। हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हम आपको ट्रिक्स बताते हैं छोटी छोटी, जैसे आपको जब राणा सांगा, जब आपको बाबर के युद्ध बताए गए थे उस समय ट्रिक बताई थी, या फिर जब आपको प्रजामंडल बताए थे उस समय ट्रिक्स बताई थी। तो ट्रिक्स से होता क्या है कि आप वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चिपकी रह जाती है और ट्रिक का थोड़ा सा हिस्सा याद आते ही आपको वो पूरी चीज आपकी आंखों के सामने घूमने लगती है। तो ये वो मुख्य साधन है कि जिनको आप यूज करके पढ़ोगे, तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पढ़ोगे, हार्डवर्क तो खैर आप कर ही रहे हो, सभी बच्चों को 90+ लाने हैं, स्मार्ट वर्क करो ताकि नंबर भी जब आए तो आप प्राउडली उनको गेन कर सको और आप ये कह सको कि आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आपको बताते हैं उस प्रश्न का उत्तर जो आपको कोई नहीं बताता कि पेपर करें कैसे। ये तो आपको सब बता देंगे कि मोस्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको सब बता देंगे कि इतने नंबर का है, इसको ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, कोई बात नहीं। पेपर करें कैसे? क्या होता है कि याद सब कुछ कर लिया लेकिन ढंग से लिखा नहीं, तो क्या फायदा फिर नंबर नहीं मिले तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर करें कैसे। सबसे पहली बात आपकी हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग 10 दिनों में तो ठीक होगी नहीं। करना क्या है, जहां तक हो सके जो है अक्षरों को साफ लिखो, ज्यादा काट छाट मत करो। जहां तक हो सके अक्षरों को लाइन के ऊपर इस तरह से लिखो, लाइन से टच करके। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन के बीच में लिखते हैं, कई बच्चे लाइन के ऊपर लिखते हैं और फिर ढंग से उसके ऊपर लाइन नहीं खींचते। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम की जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं हैंडराइटिंग चेंज करो, हैंडराइटिंग जहां तक हो साफ लिखो। फिर उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार आपके एग्जाम का जो पेपर आएगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। पूरे 20 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। कहने का मतलब उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, उसमें फिलअप्स भी आएंगे और उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे। अब होता क्या है, जब बच्चे एमसीक्यूज का आंसर देते हैं ना तो क्वेश्चन का नंबर लगाया और उसके पीछे बस है लिख दिया, बस बात खत्म। यहां सबसे बड़ी गड़बड़ आप करते हो। करना ये है आपको कि प्रॉपर उस क्वेश्चन का नंबर लगाओ और उसके बाद में लिखो जो भी आपका ऑप्शन है, बस जो भी है, और उसके बाद में उस ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको ये कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था और उसके बाद में 4 सन आपको दे दिए जाए, तो उसके बाद में आप क्या आंसर लिखते हो। मान लो ब पर है 1570, तो आप सिर्फ ब लिख के नहीं आना है, आपको उत्तर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का नंबर लगाना है, फिर ब लिखना है और फिर उसके बाद में लिखना है 1570। वो होता है प्रॉपर। ये मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप पूरा क्वेश्चन लिख के आओ, कोई जरूरत नहीं है आपको अपना टाइम वेस्ट करने की। वो जो 3.25 घंटे मिले हैं वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, फिर वही आपको अप्लाई करना है जो 1 लाइनर्स आते हैं उनमें। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आया 1 नंबर का और पूरा पेपर भर दिया उसके ऊपर, क्या ही फायदा, नंबर तो एक ही मिलना है, तो उसमें पूछा भी उतना ही गया होगा। तो आप अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई परिभाषा पूछी गई तो 2 लाइन, बस बहुत है। तो उस तरह से आंसर दो। और अगर फिलअप आए हुए हैं तो फिलअप में आप वो लाइन पूरी लिखो, वो पूरा सिर्फ शब्द लिख के नहीं आना है, वो लाइन पूरी लिखो ताकि एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले को जो है वो पूरा आपका अर्थ प्राप्त हो जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ये है प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका। फिर से बड़े वाले क्वेश्चंस पर आओ। बड़े वाले क्वेश्चंस जब बच्चे लिखते हैं तो या तो वर्णन करते हैं, करते ही चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। अरे अगर 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, एरो लगा दो, डॉट्स लगा दो या फिर स्टार बना दो, किसी भी तरीके से पॉइंट वाइज लिखो ताकि पढ़ने वाले को भी सहूलियत हो और नंबर देने में भी आसानी हो। और फिर बड़े वाले जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो क्या करोगे, वो तो आपको लिखने ही पॉइंट से है। देखो जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 पॉइंट्स तो आप हमेशा तैयार रखो, एक उसका परिचय, दूसरा उसका निष्कर्ष। ये तो आपको लिखने ही है। अगर आपको युद्ध भी पूछा जा रहा है तो परिचय में लिखोगे किसके बीच में हुआ, और निष्कर्ष में कि ये परिणाम निकला। और या फिर अगर पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा रहा है तो परिचय जिस संस्था के बारे में पूछा जा रहा है और निष्कर्ष हम ये समझते हैं। इससे प्रॉपर आंसर दोगे तभी तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे।
फिर वर्णन करने का तरीका, वर्णन करने का तरीका जैसे मैंने कहा कि बच्चे शुरू करते हैं ऐसा कि खत्म होने का नाम नहीं लेते, और या फिर शुरू नहीं करते, उससे पहले खत्म कर देते हैं। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसके अनुसार वर्णन करो। अच्छा, एक और कि पूछ रहे हैं जापान का, आप पहुंच रहे हो चीन। वो पूछ रहे हैं मुगल काल का, जो मुगलों का प्रशासन, आप बता रहे हो मौर्यों का प्रशासन। नंबर कहाँ से मिलेंगे फिर, है ना? तो जो क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार शांति से पढ़ो, जो पूछा गया है उतना बताओ। फिर है मैप फिल करने का तरीका। यहाँ भी बच्चे बड़ी गलती करते हैं। छोटा सा तो नक्शा दिया है, उसी में लिख लिख के सब भर आते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी, आपको जो मैप में लिखने के लिए दिया गया है, अगर सिर्फ शहर पूछे गए हैं तो डॉट लगाओ, जहां शहर दिए गए हैं वो डॉट लगाओ। बच्चे इस वजह से पूरा पूरा लिख के आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा डॉट थोड़ा सा भी गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। बच्चों, ये एक नियम है कि अगर आप अराउंड 30% उस एरिया के नजदीक पहुंच चुके हो तो आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। अराउंड 30% अगर आप उस एरिया के नजदीक हो तो मार्क्स मिलेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पूरे राज्य में उसे एक का ही नाम लिख के आओ। अब पूछा बच्चे को है कि राजस्थान में, समझ लीजिए जयपुर पूछा है, और वो पूरे राजस्थान के हिस्से में जयपुर लिख के आ रहे हैं, तो जयपुर क्या पूरे राजस्थान में है? नहीं है ना। तो आप अराउंड लगाओ, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि स्थिति कहाँ है, बस उसके अनुसार बिंदु लगाओ और फिर एरो लगा के नाम लिखो। अगर आपको धातुएं पूछी कि भाई कोई कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, तो जो मैंने आपको मैप में, आप वीडियो में जाके देखिए, तरीका बताया है लिखने का कि चिन्ह डिसाइड करो, साइंस बताओ कि कहाँ पर कौन सा साइन या कौन सा चिन्ह किस प्रकार के धातु के लिए है, और फिर वो चिन्ह वहां लगा दो। बहुत शानदार तरीके से पेपर अटेंड करो। ऐसे अटेंड करो कि चेक करने वाला सोचे कि अरे वाह, ये बच्चा कितना समझदार है, इसको कितने तरीके से सब कुछ करना आता है, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क करो और स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करो, नंबर लेके आओ। 80+ 90+ तो बिल्कुल चुटकियों में आ जाने चाहिए, और वो भी 80 में से। उन 20 के भरोसे मत रहो, जो सेशनल मार्क्स है वो तो जाएंगे, उनको तो बिल्कुल गिनो ही मत। 80 में से आपको लेके आने हैं एटलीस्ट 70+, 75+, तब मजा आएगा, और वो भी एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में। कोई मुश्किल नहीं है, चुटकियों की बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करो, स्मार्ट बनो, स्मार्टली प्रिपरेशन करो, और 80 नंबर जो है लेके आओ। 80 में से 75 80 नंबर लेके आओ, और हमें जरूर बताना जब आपके नंबर जो है इस तरह से आए। हमें इंतजार रहेगा आपके मार्क्स जानने का, ठीक है। धन्यवाद।